नमस्कार, आज है 16 जनवरी, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट से टूरिज्म सेक्टर चाहे इंडस्ट्री का दर्जा। इंडिया 360 की बजट स्पेशल सीरीज में आज देखिए टूरिज्म सेक्टर की क्या है बजट से उम्मीदें। नेशनल स्टार्टअप डे के दिन केंद्र सरकार ने लॉन्च किया मार्ग पोर्टल। नए स्टार्टअप्स को मेंटोर करने का काम करेगा पोर्टल। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, मार्ग पोर्टल से कैसे स्टार्टअप्स का होगा मार्गदर्शन। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिखा दबाव। सेंसेक्स करीब 170 अंक टूटा। निफ्टी में 62 अंकों की गिरावट। बैंक निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा लुढ़का। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। पीएम मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद। मीटिंग से पहले पीएम का मेगा रोड शो। 24 जनवरी को एमसीडी मेयर का चुनाव। डिप्टी मेयर के लिए पार्षद करेंगे वोटिंग। बैठक को एलजी-वीके सक्सेना की मंजूरी। और आज से शुक्रवार तक दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के बड़े पॉलिसी मेकर्स और कॉर्पोरेट्स लेंगे हिस्सा। देखिए लाइव कवरेज, ग्राउंड जीरो से कवरेज एक्सक्लूसिवली दिन भर सिर्फ जी बिजनेस पर। और आइए शुरू करते हैं हमारी खास सीरीज बजट से उम्मीदों की। जी हां, तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला और सबसे अंतिम में इसके असर से उबरने वाला सेक्टर टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में कई सुधार नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। पेस नजर आ रहा है प्री कोविड तक लेवल तक पहुंचने की बड़ी भरसक कोशिश इस सेक्टर ने की है। बड़ी मेहनत से इस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स ने इसे प्री कोविड लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की है। काफी मेहनत लगी, लेकिन अभी भी एक और पुश चाहिए गवर्नमेंट की ओर से, यह इंडस्ट्री का कहना है। इंडस्ट्री का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, जब टूरिज्म की बात आती है तो इसके आगे टूरिज्म इंडस्ट्री अपने आप जुड़ जाता है। लेकिन कागजों में अभी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला। कुछ राज्यों ने कोशिश जरूर की, लेकिन सेंट्रल लेवल पर इंडस्ट्री का अगर दर्जा मिले तो इसके पूरे स्वरूप में अमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। साफ तौर पर जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो यही कहते हैं। इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए टूरिज्म सेक्टर बजट से एक बार फिर बूस्टर की उम्मीद कर रहा है। इस बार सरकार का फोकस रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी है। टूरिज्म सेक्टर की मौजूदा स्थिति देखें तो कोरोना के बाद सरकार की तरफ से कई रिफॉर्म सेक्टर के लिए लाए गए। सरकार की पॉलिसीज की वजह से देश में जनवरी से जुलाई 2022 के बीच फॉरेन टूरिज्म अराइवल्स की अगर हम बात करें तो उसमें 400% का इजाफा देखा गया। सिर्फ विदेशी यात्री नहीं बल्कि डोमेस्टिक ट्रैवल में भी तेजी देखने को मिली। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक 24 दिसंबर 2022 को प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया। इस दौरान 4,33,000 पैसेंजर्स ने यात्रा की। यही नहीं, भारत में 2022 के दौरान बिजनेस टूरिज्म से ज्यादा लेजर टूरिज्म यानी कि आम लोगों के घूमने फिरने को ज्यादा तवज्जो दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। टूरिज्म सेक्टर सही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार बजट में टूरिज्म सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए कई ऐलान कर सकती है, तो इससे और ज्यादा गति मिलेगी इस पूरे सेक्टर को। टूरिज्म सेक्टर ने भी बजट से कई उम्मीदें पाली हुई हैं। इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंडस्ट्री स्टेटस की मांग उठा रहा है। मौजूदा वक्त में कुछ ही राज्य इसे इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं, जैसा हमने आपको बताया। ऐसे में सेक्टर की मांग है कि केंद्र सरकार इसे सेंट्रल लेवल पर देश में एक इंडस्ट्री की तरह इसे लागू करे। नवंबर में हुई प्री बजट में जो मीटिंग थी उसमें फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट यानी कि FHRAI की तरफ से कई मांगे भी रखी गई। FHRAI ने मांग रखी कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए संविधान की समवर्ती सूची तैयार की जाए। इसके अलावा बजट से अतिरिक्त जीएसटी की भी मांग है। जीएसटी के मोर्चे पर होटल्स और रेस्टोरेंट को
राहत देने की भी मांग हुई। सभी होटल कैटेगरी और रूम टैरिफ पर 12% जीएसटी का समान दर रखने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में भी छूट देने की डिमांड की गई है। तो ये तो सेक्टर की मांगे हैं। इसके अलावा सरकार देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर फोकस कर सकती है। कैसे इस पूरे सेक्टर को रिवाइव किया जाए, ग्रोथ का इंजन और 5 पिलर्स ऑफ ग्रोथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था तो हॉस्पिटैलिटी उनमें से एक था, और हॉस्पिटैलिटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट टूरिज्म का है। लिहाजा आज चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिक्की डोमेस्टिक टूरिज्म कमेटी के को चेयरमैन और एबिक्स कैश ट्रैवल सर्विसेज के एमडी नवीन कुंडू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ गई हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ज्योति मयाल। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वॉविडेज के सीईओ रघु चौधरी साहब भी हैं। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। कुंडू साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। इस बार आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? प्री कोविड, प्री पैंडेमिक लेवल पर बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी मेहनत से आप लोगों ने पहुंचाया इस सेक्टर को, लेकिन अभी भी सरकार से किस तरह के सपोर्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, प्री पैंडेमिक से जो हम इस टूरिज्म सेक्टर को यहाँ तक पहुँचाए हैं हमने, वो सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अपनी मेहनत की वजह से पहुँचा है। हमें कोई ग्रांट या कोई बहुत बड़ा कोई सपोर्ट मिला नहीं कभी भी किसी गवर्नमेंट से, नंबर 1। अब बजट पे आते हैं। बजट पे मैं हमेशा ये कहूँगा कि सबसे पहले आप टूरिज्म को प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कीजिए, कम से कम 2 साल के लिए। आप सबसे ज़्यादा आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर के बाद इंडस्ट्री स्टेटस दीजिए, हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री स्टेटस दीजिए। आप SEIS जो आपके टूरिज्म इनकम है, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज इनकम आती है इंडिया में, आपने उसके ऊपर SEC का अनाउंसमेंट ही नहीं किया। आपने SEC को आपने ग्रांट तो कर दिया जो पिछला ड्यू था, लेकिन आपने करंट ईयर के लिए, अगले सालों के लिए SEIS को आपने अभी तो घोषित किया नहीं है। जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जब कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जब एक्सपोर्ट जो हो रहा है, जब वहाँ SEIS मिलता है, तो टूरिज्म भी तो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है, उसके साथ इतना बड़ा सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? आपको जितना आप, हमारी प्रॉब्लम इंडिया में है कि हम स्केल अप करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे। आप सिर्फ 2000 करोड़ रुपए देते हैं टूरिज्म सेक्टर के लिए, जिसमें से कि 500 से 700 करोड़ रुपए का भी खर्च ही नहीं होता। टूरिज्म इंडस्ट्री आपके लिए 10% का जीडीपी ग्रोथ करती है, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। आपके 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एक इंडस्ट्री। और फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग लगता है कि गवर्नमेंट को कि 2 मॉन्यूमेंट बना दिए, 4 ये चीज़ें कर दी तो उससे टूरिज्म थोड़ी आएगा। वो तो ठीक है, अपनी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और नए नए मॉन्यूमेंट्स बनाना इज वेलकम, अच्छा स्टेप है वो। लेकिन हमारे इंडिया में टूरिज्म के लिए लोगों को बुलावा करने के लिए आपको बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। इट्स लाइक, आई विल से इट इन इंग्लिश, we will have to take a risk to give this industry a chance. At the moment, I don't see government taking any risks. ना कोई टैक्सेशन में कमी है, इनकमिंग जीएसटी, जो इनकमिंग जो लोग आते हैं उनके जीएसटी पे कोई कमी नहीं है। ठीक है। डोमेस्टिक टूरिज्म, अगर बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म एक बहुत बड़ा सपोर्ट सेंटर होता है एक टूरिज्म बिजनेस का, उसके लिए कॉर्पोरेट्स को जीएसटी रिटर्न दिया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस बजट को लेके तो बहुत बड़ी नहीं है। बट मैं कह रहा हूं 2 या 3 चीजें तो कर लें इस बार। ठीक है सर, आपकी जो प्राइम डिमांड है वो एक तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, यूनिफॉर्म, बेसिकली यूनिफॉर्म इंडस्ट्री स्टेटस अक्रॉस द कंट्री मिले, कुछ स्टैंड अलोन केसेस ना रहें। इसके अलावा जो अब लॉन्ग टर्म एंड डिक्लेयर इट एज अ प्रायोरिटी सेक्टर आप डिक्लेयर करें, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन चौधरी साहब, गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि भाई जब पैंडेमिक आया था तो हम आपके साथ खड़े थे, हमने आपके लिए ECLGS स्कीम लेकर आए, उसमें आपको कोशिश करी, हमने आपको EPCG जो स्कीम है वो हम लेकर आए थे, अभी आप कह रहे हैं कि उसको कंटिन्यू किया जाए। तो सरकार तो कहती रहती है कि भाई कागजों में तो हमने आपके लिए बड़ा
काम किया है, और दूसरा हम ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी है इंडस्ट्री उसको प्रमोट करने के लिए अपने स्तर से भी हम वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं, खुद ब्रांडिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन टूरिज्म सेक्टर के खुद ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। तो सरकार तो कहती है साहब हम तो जी कर रहे हैं आपके लिए, इसके बावजूद क्या रह गया है जो करना बाकी है सर? जी, सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों के लिए। आप जो मुद्दा उठाया बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाया। अगर सरकार की तरफ से आपको ये पैंडेमिक के बाद आप जो बोला मोरल सपोर्ट जरूर मिला है। जो मेरा को पैनलिस्ट जो बात किया हुआ है, बहुत सारी चीजें इस पे फोकस नहीं किया सरकार ने। मोरल सपोर्ट जरूर है, जैसा प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बना, बाहर जाके हर एक देश में जब जाते वो चलो इंडिया का नारा देते रहा। बट मोरल सपोर्ट से ज्यादा कुछ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट का भी बहुत जरूरी है ये इंडस्ट्री में लेके आने के लिए। क्योंकि अगर पैंडेमिक से पहले अगर आप देखेंगे जीडीपी में, टोटल जीडीपी में हमारा जो टूरिज्म का जो दर रेशियो रहा है कम से कम 9.4% रहा है 2018 और 19 का जो कैलकुलेशन के हिसाब से। जो टूरिज्म का इंडियन टूरिज्म का दर रेशियो है लगभग 9.7% है। अगर अगर पैंडेमिक नहीं आया होता ये दर रेशियो क्रॉस करके ऑलमोस्ट 11% 12% होने का चांसेस भी था। बट और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री वी आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर इन दिस इंडस्ट्री इंडिया पर्टिकुलरली। जो भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। इस सेक्टर को खाली सिर्फ मोरल सपोर्ट देने से डेफिनेटली ये तो बनता है, बट इससे अलावा भी आपको टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट और ब्रांडिंग और इस इंडस्ट्री में जो भी जुड़े हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके लिए कुछ बेनिफिट देना भी बहुत जरूरी है। ताकि वो नहीं करते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री में आप इंटरनेशनल ट्रैवलर को अभी पैंडेमिक का समय ही आपने एक टीसीएस का और एक बोझ लेके सो अगर आपके माध्यम से अगर हम सरकार से मांग करते हैं तो ये जो इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए बहुत बड़ा ये है कि 5% जो टीसीएस एडिशनल जीएसटी को छोड़ के तो एडिशनल 5% टीसीएस जो है, अगर हम मांग करते हैं कि तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे। आप थोड़ा इस समय अगर घूमना चाहते हैं 3 साल कोई लोग अभी ऑलराइट घूम नहीं सका और इसमें अगर आप ध्यान दिया तो बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा भी जैसे वापस अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट का हमारे देश का टूरिज्म का जो दर रेशियो है अगर जीडीपी के हिसाब से हमारा जो वर्ल्ड का विश्व का नंबर 1 बन सकता है टूरिज्म का जो जीडीपी और टूरिज्म का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो एम्प्लॉयमेंट भी इस चीज में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। हम लोग विश्व में नंबर 1 बन सकते हैं, पूरा विश्व में हम सप्लाई कर सकता है टूरिज्म के जरिए हॉस्पिटैलिटी के बिल्कुल सर, जरिए मैन पावर को पूरे विश्व में हम सप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर एब्सोल्युटली 1 बन सकता है इसमें। इस चीज एब्सोल्युटली। में बहुत बड़ा और इस आपको पे कोई फोकस शक नहीं करने है, की जरूरत है। एक बड़े सेक्टर के रूप में जो जो एक जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है वो तो है ही, इसके अलावा इसमें और पोटेंशियल भी है। एग्रीकल्चर जो जितना जॉब दे रहा है उसको भी सरपास कर सकता है हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, अगर उसको प्रॉपर पुश मिले गवर्नमेंट की ओर से। ये बार बार बात इंडस्ट्री सेक्टर की ओर से कही जाती रही है। ज्योति मयाल जी, क्योंकि अब ट्रैवल एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या वो लोग भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि न सिर्फ इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम का, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बैकबोन भी है हमारे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बजट से? यहाँ पर ये हम हर साल करते हैं और हम अपनी विश और डिमांड्स और अपना एक सपना लेकर आते हैं आपके चैनल पर हर बारी हमें कुछ मिलता नहीं है, हम बहुत डिसअपॉइंट होके जाते हैं, पर हम फिर से बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो व्हाट नवीन कुंडू ने बोला और अभी चौधरी साहब ने बोला, थिंग्स तो हमारी वही हैं कि हमको 100% कंकरेंट लिस्ट में आना है कि इस तरीके से हमें इंडस्ट्री स्टेटस मिले। और मैं सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं कहती, मेरे को लगता है कि ट्रैवल एजेंट्स को भी आना चाहिए इसके अंदर, एंड इंटायर इंडस्ट्री आनी चाहिए सबसे पहले तो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट हॉस्पिटैलिटी। ट्रैवल एजेंट्स नहीं रहेंगे तो होटल बेचने वाला भी कोई नहीं रहेगा। सो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग दिस इन टुगेदर। हमें ये भी मालूम है कि 10% जीडीपी, 10% एम्प्लॉयमेंट इज ऑल बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का तो विजन ही है टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड 3 T's उनके जो बहुत मजबूत चलते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि जैसे कहा कि बातें तो हम लोग बहुत करते हैं पर हमें कुछ मिलता नहीं है। Now going further, I'll just say a few things that travel agents expect कर ही रहे हैं, ये कि abolishment of TCS, reduction of GST, हमें जो इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलता, अगर हम यहाँ से बिजनेस बॉम्बे करते हैं हमें इनपुट क्रेडिट तक नहीं मिलता है जो हम सेल करते हैं। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग
दुनिया के हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है, पर डोमेस्टिक बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इनबाउंड इतना नहीं बढ़ रहा हमारा अभी भी। इनबाउंड की फिगर्स जो आ रही हैं वो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इट्स 400% टू व्हाट इट वाज इन कोविड टाइम, नॉट 400% एज प्री कोविड। सो आई थिंक वी नीड टू सी दिस थिंग। फिर हमारा एक सीमलेस टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, हम लोग वो एक छोटी सी चीज डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट इंटरस्टेट हम लोग को ये मिलना चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है, जो हम लोग कहते हैं कि हमें एक ग्लोबल फंड बनाना है टेक्नोलॉजी के, अपने टूरिज्म के लिए, कि कल को कुछ और कोविड आए तो हमारे ट्रैवल एजेंट्स कहाँ जाते हैं। एंड वी हैव बीन वर्किंग विद द गवर्नमेंट फॉर सो लॉन्ग कि कोई NCGLT के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कोई एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाली है, जिससे हमारा ना एयरलाइंस हमारा पैसा मार सके, ना होटल्स हमारा पैसा मार सके, ना कोई एक ट्रैवल एजेंट दूसरे ट्रैवल एजेंट का पैसा मार सके। ये सब चीजें हम उनसे बहुत मांग रहे हैं। एक ग्लोबल फंड मांग रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस मांग रहे हैं, क्योंकि ये सब करने को तो बहुत कुछ है, पर जब तक ईज ऑफ बिजनेस नहीं आएगा तब तक ये टूरिज्म एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं चलेगा, एक सस्टेनेबल नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग। साहब थोड़ा आप बताएं, एक अगर होटल किसी को व्यवसाय अपना शुरू करना है, जहां तक मुझे याद है अच्छे रेट्स पर लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए शायद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देने का भी प्रावधान है, लेकिन शायद वो 200 करोड़ से ऊपर के होटल्स के लिए। अगर कोई छोटा होटल खोल रहा है तो उसके लिए क्या लोन्स जो हैं वो सही रेट्स पर नहीं मिल रहे हैं? क्या उसको लॉन्ग टर्म, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड हम देख रहे हैं कि काफी होता है, जब तक वो ब्रेक इवन पर आता है काफी साल गुजर जाते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। एक आम आदमी जो सोचता है कि मैं अपना होटल खोलूं, उसके लिए क्या पेन पॉइंट्स हैं सर? सर सबसे पहले तो आप लोन देने की बात कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पेंडेमिक के बाद हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर में जो क्रेडिट लाइंस अवेलेबल थी वो भी बैंकों ने बंद कर दी। अच्छा। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने क्रेडिट कार्ड देने और क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स बंद कर दी हैं। सब लोगों ने ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को रिस्क सेक्टर घोषित कर दिया। आप तो कह रहे हो 200 करोड़ से ऊपर को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 200 करोड़ से ऊपर का देता है। क्या आप मुझे सीधी सी बात बताइए कि टूरिज्म का अगर हमें स्केल बढ़ाना है तो 200 करोड़ से ऊपर कितने होटल बनेंगे, और 2 करोड़ के और 4 करोड़ के और 10 करोड़ के होटल कितने बनेंगे? बिल्कुल सही बात। ज्यादा होटल तो 10 से 20 करोड़ के बनेंगे। आप उसको कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हो, आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जितनी नॉर्मल एक कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, आप उसको वो चार्ज कर रहे हो। आप उसको हॉस्पिटल, एक इंडस्ट्री उसी एरिया में एक इंडस्ट्री लगी है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 40% कम होता है बनिस्बत के जो हॉस्पिटैलिटी जो अपना रिजॉर्ट चलाता है। सो मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे मतलब आई एम अम्यूज्ड कि इतने सालों से हम इतनी बातें कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में, इतना काम हो रहा है, ऐसा क्या है, ऐसी क्या गलती कर दी है टूरिज्म सेक्टर ने कि हमारे को इतना स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हर सरकार ने दिया, पिछले 75 साल में दिया। आई एम वेरी प्राउड कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में, बड़ी बहुत कुछ बोलते हैं। टूरिज्म, टैलेंट, ट्रेडिशन, ये ऑल द पैराफिरनेलिया अबाउट द होल कंट्री। लेकिन एक बेसिक चीज बताइए ना, क्या आप एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में पैसा दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो किस रेट पे दे रहे हैं? आप खुद बताइए मुझे कि 200 करोड़ से ऊपर के होटल बनेंगे ज्यादा कि 20 करोड़ के, 10 करोड़ के, 15 करोड़ के होटल ज्यादा बनेंगे? ठीक है। और तो स्केल कैसे आएगा टूरिज्म? बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने और कही। 200 करोड़ का जो होटल बनेगा, आप ये एक मिनट, 200 करोड़ का जो होटल बनेगा उसका टैरिफ क्या होगा? नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। कंट्री का जो यानी टोटल, बिल्कुल मेरा आपको मेरा सवाल पूछने का मतलब जो इंटेंशन था वो यही था, क्योंकि इंडस्ट्री की वॉइस रही है कि आप एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस लेके आइए, उसको थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम कीजिए, 2-3 करोड़ के होटल्स भी उसके दायरे में लेके आइए, और दूसरा आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग रॉम क्राइटेरिया जो है उसके तहत इनको लेकर आइए, ताकि लॉन्ग टर्म लोन भी मिल सके, अच्छे रेट्स पर जो है वो लोन्स मिल सकें। एक और चौधरी साहब, एक और बड़ा पेन पॉइंट है ऑल्सो 1 मिनट दीपक जी, सेटअप ए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी काउंसिल। हर इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, तो हमारी इंडस्ट्री का भी कोई एक रेगुलेटर होना चाहिए ना। ये इंपॉर्टेंट बात उठी है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये बात उठाई है, ये इस पे भी शायद बात होगी। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे।
कि यहाँ पर एक अलग से एक बॉडी तो होनी चाहिए। चौधरी साहब, एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जो दूसरे देशों में जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, टूरिज्म वालों को जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, 15 से 25 साल या उससे ज़्यादा भी होते हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि गेस्टेशन पीरियड बहुत कम है, बड़ा है, सॉरी बड़ा है। आपको 3-4 साल तो जो है वो होटल बनाने में लग जाएंगे, फिर 3-4 साल स्टेबल करने में उसको लग जाएंगे, फिर जब कमाने की बारी आएगी तब तो बहुत है, लेकिन तब तक जो है वो पेमेंट्स वगैरह का झंझट आना शुरू हो जाता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म लोन को लेकर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नई पॉजिटिव अप्रोच लेकर सरकार आए? जी, जरूर लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबसे बड़ा हमारा टूरिज्म का जो जीडीपी में रेशो रहा है अभी तक, जो और आने वाला जो 10 साल में उसमें उभर के कम से कम 15 से नीचे नहीं रहेगा, ये हमारा अनुमान है। डेफिनेटली वो इंडिया में जो आने वाला टूरिज्म का जो रेशियो बढ़ेगा, उससे हम हमारा जो जीडीपी का टूरिज्म का रेशियो कम से कम 15 से नीचे नहीं रहने वाला आने वाला 10 साल में। अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री है, अगर 15% जीडीपी में आपका रेशियो रहेगा, और वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा आपको तो टूरिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मैन पावर जो दे रहा है, इस इंडस्ट्री को आपको एकदम मजबूत करना सरकार के पास बहुत बड़ा चुनौती भी है, और सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। और खास करके जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं हर एक देश में जाके, तो चलो इंडिया नारा देते रहते हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बातें करते रहते हैं। वो खुद ही ब्रांड अम्बेसडर रहा है प्रधानमंत्री, बट इनका नीचे जो डिपार्टमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो स्टेप्स वो नहीं रहा। जो मॉरल सपोर्ट प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, नहीं तो गवर्नमेंट का अपना टूरिज्म को लेके अतिथि देवो भव, नहीं तो चलो इंडिया जैसा नारा को लेके है, वो एक्चुअली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहा। उन चीजों में हर एक डिपार्टमेंट में, अभी निर्मला जी हो, चाहे वो किशन जी हो, टूरिज्म में जो एक्चुअली इंडस्ट्रीज में, उनको अभी जो बजट में खास करके ध्यान देना चाहिए। जनरली क्या होता है, आप सोचिए अगर 2022 में 18% बढ़ा के टूरिज्म का जो बजट में इनको 2400 करोड़ किया, वो अभी 2022 में सबसे ज्यादा टूरिज्म का बजट है, 2400 करोड़ किया था। आप अनुमान लगा सकते हैं अभी पिछले बजट क्या रहा होगा टूरिज्म में, कितना नेग्लेक्ट किया रहेगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। सिर्फ 2400 करोड़ सिर्फ बजट है सालाना। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि बजट एलोकेशन भी बढ़ाना होगा, एक डिफरेंट अप्रोच लेकर आना आपको पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि न सिर्फ ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन है हमारा हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर, बल्कि जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। ज्योति जी, एक बार फिर से अगर मैं जो ट्रैवल एजेंट्स का जो पूरा इकोसिस्टम हमारे देश में, उस पर आना चाहूँगा। सरकार कहती रही है, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम किसी भी राज्य सरकार से बात करते हैं, साहब आपके यहाँ टूरिज्म में आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं साहब हमने तो माइक्रो लेवल पे काम शुरू कर दिया है, हमने तो विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, हम तो होम स्टेज के लिए जो है सब्सिडीज दे रहे हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा प्लान लेकर आ रहे हैं, माइक्रो डेस्टिनेशंस, नए नए डेस्टिनेशंस निकाल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बड़ी गुडी सी पिक्चर है, आप कहीं पे भी जाइए किसी पुराने शहर में तो वो एक डिफरेंट जो है नया टूरिज्म स्पॉट में तब्दील होता हुआ नजर आता है, या ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है। तो ऐसा तो लगता है हमें। तो उसके बावजूद क्या आप चाहते हैं कि कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच आए, या ये सब काफी होगा? नहीं, आई थिंक इंडिया में इतना कुछ है करने को और देखने को और दिखाने को कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, पर जो हम लोग करना चाहते हैं, एक तो हर स्टेट एक दूसरे स्टेट को कॉपी करती है और वही चीजें लाने की कोशिश करती है, यूनिकनेस नहीं लाती है। सो इट इज लाइक कि यूनिकनेस तो उसमें आती नहीं। और दूसरा जो हमारा रेड टेप में अभी भी स्टेट्स में और हमारे वो बहुत ज्यादा है कि जो वो उनको लगता है कि जो ठीक है उसी के तरफ आगे चलते हैं। They need to have more interaction with all private stakeholders because I think that is very important. टूरिज्म मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा मिलजुल के चलना पड़ेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, पर जब बेचने को कोई नहीं होगा, लोग इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहेंगे। यू सी द यूथ डजंट वांट टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। तो आप ये इंडस्ट्री वो ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहे एज एन ऑक्यूपेशन, तो वो कौन बेचेगा उसको? तो देयर इज नो कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। मैंने, आई एम सॉरी टू से दैट, मैं एम सेइंग इट बिकॉज आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म। मेरे को ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री हर प्लेटफॉर्म पे हर चीज को इनॉग्रेट करने जाते हैं, कभी उन्होंने कोई ट्रैवल टूरिज्म का इनॉग्रेट किया है कोई प्राइवेट
जो हम लोग इतनी एग्जीबिशन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, मैंने तो उनको आज तक कभी नहीं देखा किसी प्राइम मिनिस्टर को आज लास्ट 30 साल में अपने के कोई आके हमारे कोई प्लेटफॉर्म पे आके बात करें, नॉट एज ट्रैवल टूरिज्म बॉडीज। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज ट्रैवल टूरिज्म बॉडीज? अभी नवीन बोल रहे थे कि हमको एक नेशनल वो चाहिए, बॉडी चाहिए। ये हम आज 3 साल से सुन रहे हैं कि बॉडी बनने वाली है, कोई बॉडी नहीं बन रही है, और जो बनेगी वो किसकी बनेगी हमें ये भी नहीं मालूम है। हो सकता है किसी कोई अच्छे लोग आए, हो सकता है कोई सिर्फ नाम के लिए आए। सो इट्स बियॉन्ड द बजट में तो जो हम चीजें हैं we have to bring those because we need that from the government side, but rest I think उनको हमारे private stakeholders को छोड़ना चाहिए कि हमें पूछें कि pain points क्या हैं और बेचने के points क्या हैं, and we would actually make this into a huge economy driven tourism country, you know, because I think this we are the best when it comes to telling them what is the best and what we have to do. बिल्कुल, यानी कि that is very important. एब्सोल्युटली, देखिए काफी कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इस चर्चा में आपको यही समझ में आ रहा होगा, इंडस्ट्री की तरफ से कुछ प्री मीटिंग्स जो हुई हैं उनमें भी अपनी मांगे रखी गई हैं गवर्नमेंट को। उसमें डायरेक्ट टैक्सेस से जुड़ी हुई, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज से जुड़ी हुई, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड इश्यूज हैं, सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। बाकी हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली पे जो जीरो डाउन करके इश्यूज को रखा है, तो वो सब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी फोकस एक ही है, हम सब का भी फोकस एक ही है, पैनल में बैठे हुए तीनों पैनलिस्ट का भी फोकस एक ही है कि इस देश का हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़े, उसमें अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाई जाए, ये अब देखना होगा सरकार क्या करती है। बजट में एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं। बहरहाल लंबी चर्चा रखनी थी, आप लोगों के साथ अच्छा लग रहा था बातचीत करके, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चल रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। चौधरी साहब थैंक यू सो मच, कुंदू साहब आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, ज्योति मयाल मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश में आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेलिब्रेट करने के लक्ष्य से इसकी शुरुआत की थी। तब से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बीते 4 साल में भारत में स्टार्टअप की संख्या में जोरदार इजाफा देखने को मिला है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में साल 2016 में स्टार्टअप्स की संख्या 471 थी, जो 2022 में, सोचिए 2022 में ये 471 से बढ़कर कितनी हो गई, 72,993, यानी कि लगभग 73,000 स्टार्टअप्स। सोचिए आप, इतना बड़ा लीप, इतना बड़ा जंप आया है, यानी स्टार्टअप्स की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज हुआ। केवल साल 2021 में ही भारतीय स्टार्टअप्स ने 1000 से ज्यादा डील्स के जरिए करीब 23 अरब डॉलर जुटाए और इसी साल 33 भारतीय स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए। नतीजतन भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम पैदा हो चुका है, जिसमें साल दर साल लगातार 12 से 15% की ग्रोथ दर्ज की जा रही है। देश में फल फूल रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में सरकार ने आज मेंटरशिप पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल को नाम दिया गया है मार्ग यानी कि MAARG का फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए कारोबारियों को सरकारी मदद मुहैया कराई जाएगी। कॉमर्स और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप इसको नाम दिया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और उद्योगपतियों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पीयूष गोयल के मुताबिक मार्ग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, जहां नए उद्योगपतियों की हर जिज्ञासा का जवाब दिया जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है, आपके लिए ये एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। उन्होंने बताया कि उद्योगपति अपने व्यवसाय से जुड़े विभाग से सभी तरह के सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं और यही नहीं, इस पोर्टल के जरिए कारोबारी सरकार से नए नए आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। पोर्टल उद्यमियों को निवेशकों की तलाश करने में भी मदद करेगा, जिससे जिस भी उद्यमी के पास जितना आकर्षक कॉन्सेप्ट होगा, जितना यूनिक आइडिया होगा, वो निवेशकों को उतना ही आकर्षित कर सकेगा। सरकार की कोशिश एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म बनाने की है जहां कारोबार और कारोबारी और साथ ही साथ इन्वेस्टर एक दूसरे के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सके। माना यह जा रहा है कि इस बार बजट में भी स्टार्टअप्स पर सरकार फोकस करेगी। स्टार्टअप्स के लिए कई पॉलिसीज का ऐलान भी किया जा सकता है। तो आज खास दिन है और इस खास दिन पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ हैं।
हमारे साथ हैं मेंटोर ऑन रोड के फाउंडर और चीफ मेंटोर जगत शाह जी और इनोवेट के फाउंडर डॉक्टर रितेश मलिक। जगत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। रितेश मलिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मलिक, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त हम जानते हैं कि स्टार्टअप्स जो है वो सारी दुनिया के पेन पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, एक ऐसा जरिया देते हैं लोगों को जहां पर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के आइडियाज दिए जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम इसके बावजूद कि बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, उसके अपने पेन पॉइंट्स भी हैं। तो इस वक्त मार्ग सरकार जरूर लेकर आई है प्लेटफॉर्म, लेकिन इस मार्ग से सही मार्गदर्शन क्या मिलना चाहिए? क्या पेन पॉइंट्स हैं पूरे इकोसिस्टम के साथ? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि ये जो नेशनल स्टार्टअप डे है ये एक मुहिम बन गई है। जब मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया था, मैं एक 23-23.5 साल का छोटा सा बच्चा था, और आज जब मैं 33 साल का हो गया हूँ, पिछले 10 साल में ये सरकार की वजह से हमारे को इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली है, इतनी ज्यादा डायरेक्शन मिली है, तो ये सरकार के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। 2016 के अंदर जब मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, तब मैं विज्ञान भवन में था जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का और नेशनल स्टार्टअप डे का इनॉग्रेशन किया था। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए 2016 से 471 स्टार्टअप से हम आज 80,000 स्टार्टअप पे हमने क्लोज किया है दिसंबर, जो डीपीआईआईटी के नंबर्स हैं। और आप ये भी देखिएगा, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो डीपीआईआईटी में रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। तो मेरे अनुमान में ये नंबर कम से कम 2 से 3 गुना है इस नंबर का। मुझे आज के दिन जो ये मार्ग का उद्घाटन हुआ है, मैं वापस मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो ये मेंटरशिप, असिस्टेंस, एडवाइजरी, रेजिलियंस, ग्रोथ, इसमें आप ये देखिए कि सरकार की एक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट फोकस रहा है कि हम अपने हिंदुस्तान के जो स्टार्टअप, और आप ये देखिए ये सरकार भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रही है। आप देखिए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप देखिए जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आप देखिए जितने भी ये इंटरफेस टेक्नोलॉजी बना रही है सरकार, इससे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए आने वाली हैं आने वाले समय में, जो हम सोच भी नहीं सकते। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आप देखिए यूएसए की सिलिकॉन वैली, जिसको हम सैन फ्रांसिस्को का ग्रेटर एरिया बोलते हैं, वो बनने में 120 साल लग गए और हमें अभी मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए। और अब देखिए आने वाला समय, हिंदुस्तान वाकई में भारत भाग्य विधाता होगा जब हम अपने हम सिर्फ एक लैब नहीं होंगे कि यूएस ने इनोवेशन किया और हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हम इनोवेटर होंगे, हम अपने लिए भी प्रोडक्ट बनाएंगे और हम दुनिया के लिए लैब बन जाएंगे। हम एक इनोवेशन का हब होंगे और हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जो ये 725 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हैं, उन सब की नीड्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व होंगी। हम सब ने देख लिया टेक्नोलॉजी की वजह से भारत ने कोविड में आप देखिए किस तरीके से यूएसए के अंदर भी पेपर से इस सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे। हिंदुस्तान ने आरोग्य सेतु ऐप की मदद से आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। तो मुझे लगता है हम आज बहुत बेहतर हैं पहले से। मैं सिर्फ हमारा जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहा है, हमारा जो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो पूरा हमने कोविड के टाइम पर, मुझे लगता है कि एक तरफ संकट था, दूसरी तरफ हमारे इनोवेशन भी चल रहे थे, सॉल्यूशन पे भी बात कर रहे थे और सभी लोगों ने पूरी दुनिया में इसकी भूरी भूरी सराहना भी की है। लेकिन जगत शाह सर, आप बहुत सालों से, सरकार आज मेंटरशिप की बात कर रही है, स्वाभाविक रूप से होमवर्क इस पे काफी किया होगा, लेकिन आप सड़कों पर उतर के एक्चुअल में जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटोर कर रहे हैं। आपका बड़ा चर्चित प्रोग्राम है मेंटोर ऑन रोड, जिसमें आप भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। आपकी नजर में इस वक्त मार्ग का फोकस क्या होना चाहिए? क्या पेन पॉइंट है इस मार्ग में? मार्गदर्शन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए सर? पेन पॉइंट्स अगर मैं आपसे सेम सवाल आपसे भी पूछूंगा। तो दीपक, ऐसा है कि अभी इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़ा मैच्योर हो गया है। अब बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो टियर 3, टियर 4 टाउन्स हैं उनको हमको कनेक्ट करना है। तो वो मैच मेकिंग, ये जो पोर्टल है मार्क का, इसमें मेंटर और मेंटी का मैच मेकिंग होना है। और मेंटर का बहुत बड़ा रोल है एक स्टार्टअप के को स्केल अप करने के लिए, पहली बात। दूसरा, अपने को अगर पूरे इंडिया लेवल पे अभी अगर स्टार्टअप इंडिया को स्केल अप करना है, और वो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है उसी के थ्रू होना है। सारी सक्सेस इंडिया की पिछले सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है, क्योंकि वो लोगों को
मेंटीज को मेंटर की एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, मैं इतने सालों से रोड से ट्रेवल कर करके मेंटरशिप कर रहा हूँ, बट अभी ये मार्ग की वजह से मैं 20-25 गुना ज्यादा मेंटरशिप कर सकता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी कर सकता हूँ, मेरे फोन से भी कर सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज क्या हो गया है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत जरूरत है कि कॉम्पिटिटिवनेस के नेक्स्ट लेवल पे जाए। आज स्टार्टअप्स को इंडिया के ही मार्केट नहीं, इंडिया में $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की $100 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो हमको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, जिनको नॉलेज है, जिनके पास नेटवर्क्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। काफी सारे स्टार्टअप यंगस्टर्स के हैं, इनको एक्सपीरियंस का अभाव है। तो ये मेंटर और मेंटी की टीम जब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ेगी तो आप सोचो छोटे छोटे गांवों में भी लोग एक्सेस कर पाएंगे। आज मेंटर्स को छोटे गांव में एक्सेस करना ही मुश्किल है, क्योंकि कैसे कांटेक्ट करें, कैसे मिले उनको। तो ये बहुत शानदार इनिशिएटिव है। और होता क्या है कि एक जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देने की बहुत जरूरत है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटर्स लाते हैं। और एक, मुझे अभी इस समय पता नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जो होनी चाहिए मार्ग में, वो है इम्पैक्ट असेसमेंट, कि आज जो मेंटर और मेंटी जुड़े हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है मेंटी कंपनी के ऊपर। एंड आज जो स्टार्टअप्स हैं इनको ट्रुथ भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है कि बहुत इमोशन में और बहुत एक्साइटमेंट में बहुत सारा पैसा बर्न आउट कर देते हैं, लेकिन एक मेंटर जो है ना, वो उनको सही दिशा दिखाता है, गाइडेंस देता है, एक इंस्पिरेशन बनता है और कई बार उनको चैलेंज भी करता है। तो कि भाई आप इस तरह से कर रहे हो, तो उसको जो चैलेंजिंग सिचुएशन है और उनको उनके जो स्किल्स डेवलप करता है। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है जैसा जिसके अंदर जो स्किल सेट है बिजनेस चलाने के लिए। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फाइनेंस तो पढ़ाया नहीं जाता, तो हम तो क्या चाहते ही नहीं कि इंजीनियर लोग बिजनेसमैन बने। तो जो स्किल सेट डेवलपमेंट है वो मेंटर्स कर सकते हैं। मेंटर्स का इतना बड़ा नेटवर्क रहता है, उसको रेफरेंसेस दे सकते हैं, टाइम उनके लिए बचत है। तो बहुत अमेजिंग है। एब्सोल्युटली सर, बहुत सारा काम अभी बाकी है। और ये मार्ग में मैंने जैसा आपको बताया कि मार्गदर्शन देने का जो दायरा है वो बहुत वृहद है। डॉक्टर मलिक, ये तो देखिए मार्ग आपको मिलेगा, या सरकार आपके साथ पहले भी रही है, वो आपको कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से दूर करेगी, थोड़ा सा उसको क्लटर डाउन करेगी, डी क्लटर करेगी, उसके बाद आपको एक स्टार्टअप बिल्ड करने में मदद की जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद एक नई जर्नी जो है वो शुरू होती है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को लेके जाएं। आप सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, लेकिन जिसको सॉल्यूशन यूज करना है शायद उसके बीच में एक इंफॉर्मेशन गैप हो, एक डिजिटल डिवाइड भी है हमारे देश में अब तो। इसके अलावा आपको जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हैं उनको हायर करना है, स्केल अप करना है। जो सर कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं, असेसमेंट भी करना पड़ेगा आपको कि आपका मेंटरशिप से हुआ क्या। तो बहुत सारी जर्नी है जो सिर्फ आपको स्टार्टअप खड़ा करने के बाद आपको असल में उतर के पता चलेंगी। तो वहां पर कैसा सपोर्ट चाहिए होगा सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर इस वक्त हमें जो सरकार से एक्सपेक्टेशन है वो 3-4 जगहों पे है। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हम स्टार्टअप्स की रैंकिंग देखते हैं, हमारी रैंक आती है 21। तो हमें सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ईसॉप्स जो हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हमारे देश के अंदर डबल टैक्सेशन लगता है ईसॉप्स के अंदर। और अब जैसे जिस कंपनी को मैंने बेचा उसमें हमारे ईसॉप होल्डर्स के पास 51 से 52% का टैक्स लगा था। तो मुझे लगता है जब तक हम ईसॉप्स, जब तक हम इकोसिस्टम को सिर्फ फाउंडर तक रखेंगे तब तक इकोसिस्टम छोटा रहेगा। हमें इकोसिस्टम को बड़ा करना है और ज्यादा स्टेक होल्डर्स लाने हैं। अभी हम सिर्फ फाउंडर और इन्वेस्टर पे ध्यान दे रहे हैं, हमें फाउंडर, इन्वेस्टर, मर्चेंट्स, एम्प्लॉइज सब पे ध्यान देना पड़ेगा और एक ऐसा टैक्स फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ताकि ईसॉप्स, ऐसे लोग ना डिस्करेज ना हो कि हाँ यार हमें कॉर्पोरेट से नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में नहीं जाना क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, सिंगल विंडो क्लियरेंस जब तक नहीं आएगी स्टार्टअप में। आज भी आप ये देखिए, अमेरिका के अंदर
एक कंपनी बंद करना बहुत आसान है। हिंदुस्तान में आज भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक स्टार्टअप को बंद करने में 3 साल लग जाते हैं। जब तक हमारा वो फ्रेमवर्क 6 महीने में आप कंपनी नहीं डिसॉल्व कर पाएंगे, तब तक आप फेलियर लेने का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो मुझे लगता है ये कुछ चीजें हैं जो हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। जहां तक जगत शाह जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मेंटोरशिप एक ऐसी चीज है जो आप ये देखिए, सिलिकॉन वैली स्टैनफोर्ड के अराउंड चालू हुई, एक यूनिवर्सिटी के अराउंड चालू हुई। हमें एक एजुकेशन, आप ये देखिए, जब तक और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, टायर 2 टायर 3 हमारे देश में स्टार्टअप बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारे देश में स्टार्टअप की आवाज आनी चाहिए, वो 7 लाख गांव से, वो ऐसे ऐसे शहरों से जो आज भी इतने बड़े नहीं है, लेकिन सपने हर व्यक्ति में होने चाहिए। और वो सपने साकार करने के लिए मार्ग, मुझे लगता है बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है, जहां पर आप ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आप हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है और अगर आप इनोवेटिव हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि ये नहीं कि मेरे अंदर फेल होने का डर पहले ही इतना घर कर जाए कि मैं स्टार्ट ही ना कर पाऊं। अगर मैं फेल होता भी हूं तो मेरे लिए सरकार खड़ी है, मेरा कंधा थपथपाने के लिए या मेरी पीठ पर हाथ रखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत होना इंपॉर्टेंट है। जगत शाह सर, क्या रिफ्लेक्शन हम देखना चाहेंगे पूरी स्टार्टअप इकोनॉमी जो है हमारे देश की, इकोसिस्टम जो है, वो क्या उम्मीद कर रहा होगा? मार्ग आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, लेकिन बजट सामने है, कुछ कुछ उम्मीद कर रहे हैं बजट से सर? देखिए, ऐसा है, बजट से तो उम्मीद बहुत सारी है, लेकिन एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं। मैंने रिसर्च कर रहा था तो पिछले साल 1,60,00,000 यंग पीपल इंडिया में जॉब मार्केट में जुड़े। अभी हम बोल रहे हैं 6% इंडिया की ग्रोथ, 7% इंडिया की ग्रोथ होगी शायद। तो उसमें हम लास्ट ईयर 65-70 लाख लोगों को जॉब दिला पाए। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं और बाकी लोगों का क्या होगा? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग करेंगे उसी को स्टार्टअप का नाम है। वो कल को 2 साल, 1 साल, 3 साल बाद और जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब ये अगर हमको टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में करना है तो हमको एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो बजट के अंदर कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में हम मेंटरशिप ऐड करें। प्रोफेसर्स तो हैं ही, पढ़ा रहे हैं, और लेकिन वो जो यंगस्टर्स हैं 2nd ईयर 3rd ईयर कॉलेजेस में, वहां से एंटरप्रेन्योरशिप की सोच आनी चाहिए और वहां से उनको मेंटरशिप मिलनी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज में ये प्रोविजन होना चाहिए फंडिंग का। दूसरा कि मेंटर्स का भी एक फंडिंग प्रोविजन हो चाहिए, विच शुड बी इंसेंटिव बेस्ड। और इसीलिए मैंने कहा कि इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटर्स में क्या होता है कि मेंटर्स खुद अपने आप में बहुत बिजी होते हैं, मैंने देखा है। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते, शुरू में एक्साइटमेंट में वो भी करते हैं, फिर कंटिन्यूटी अगर नहीं रही लॉन्ग टर्म की और बीच बीच में मेंटर्स बदलते रहे तो वो बहुत मिस डायरेक्शन देता है। तो बजट में इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के और इंसेंटिव बेस्ड रिलेटेड टू इम्पैक्ट एंड रिजल्ट का कुछ ना कुछ प्रोविजन करके करना चाहिए। और मेक श्योर करें हाँ कि टायर 3 टायर 4 टाउन्स में ये पहुंचना चाहिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट मॉडल है। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक स्टार्टअप में जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको तो ठीक ठाक करना ही है और उस पर फोकस सरकार का है ही, लेकिन फिर सीड कैपिटल से लेकर और एक पूरे स्टार्टअप की सिद्धि तक, सीड से सिद्धि तक जो बाकी चीजें आती हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। और हमारे देश का जो एंटरप्रेन्योर है, जो युवा है, जिसमें पोटेंशियल है कारोबार करने का और जॉब देने का दूसरों को, वो एनकरेज हो और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान निभा पाए, इसके लिए हर स्तर पर काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज हमें यही संकल्प लेना चाहिए और अब उम्मीद करते हैं कि बजट में भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सरकार की तरफ से आएँ। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे दर्शकों के लिए विश्लेषण देने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर अपडेट जैसा हमने आपसे वादा किया था अब आप जी बिजनेस पर देखेंगे। कुछ ग्राउंड स्टोरीज आपके लिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं हमारी खास सीरीज दावोस डायरी 2023। तो आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आगाज हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले समिट में दुनिया के बड़े पॉलिसी मेकर्स और कॉरपोरेट्स हिस्सा लेंगे। ये सभी विभाजित दुनिया में सहयोग के विषय पर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक प्रतिनिधियों का ये सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले साल 2021 की बैठक ऑनलाइन ही हो पाई थी।
इस बार महामारी से जुड़ी बंदिशें, रूस यूक्रेन युद्ध और भू राजनीतिक स्थितियों के आर्थिक जो तमाम दुष्प्रभाव थे उनके साथ ही जो हेल्थ जो संकट आया था, इस बार की दावोस बैठक को काफी दिलचस्प बना रहा है। और जी बिजनेस लगातार आपको यहां से पूरा अपडेट लगातार दे रहा है। इसी कड़ी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्वाति खंडेलवाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की भारती एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल से। आइए सुनते हैं। देखिए, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 25 इयर्स। एग्जैक्टली सर। और मैंने देखा है कैसे इंडिया का रुतबा बढ़ा है यहाँ पे। और हमने कुछ 10-12 साल पहले कैंपेन किया था इंडिया एवरीवेयर, यहीं पे इंडिया एवरीवेयर। हाँ, बहुत बड़ा कैंपेन किया था मैं, नंदन, कुछ और लोगों ने मिलके। तो उस वक्त इंडिया का हमने बहुत ज़ोर से बातचीत की, बट ऑन ग्राउंड इतना हमारे पास नहीं था स्टेटस या स्टेचर जिस पे लोग हमें मानते। आज पोजीशन बहुत डिफरेंट है। आज मैं अभी ऊपर एक डिनर लंच से होके आ रहा हूँ, करीब 10-12 कांग्रेसमैन, सेनेटर्स थे और बड़े बड़े लोग थे। इंडिया की चर्चा बहुत ज़ोर से हो रही है। एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया। इंडिया इन द इमर्जिंग वर्ल्ड अगर कहीं जाना है तो इंडिया ही है। इतनी बड़ी मार्केट है, लॉट ऑफ लार्ज कंपनीज आर देयर, कंफर्ट दे रहे हैं सबको। तो आई वुड से नाउ इट्स रियल। अब हमारी पोजीशन यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट है। जब हम प्रोमेनाड पे वॉक करते हैं, कांग्रेस सेंटर में जाते हैं, सेशंस में बैठते हैं, एक अलग फीलिंग। रसोई में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस बच्चों को बीमार कर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में बच्चों को होने वाले अस्थमा के करीब 13% मामलों के लिए खाना पकाने वाली नेचुरल गैस को जिम्मेदार माना गया है। खासकर नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें बच्चों में अस्थमा की वजह बन रही हैं। रसोई ईंधन के विकल्प के तौर पर जब से पाइपलाइन नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का चलन बढ़ा है, सहूलियतें बढ़ गई हैं। न सिलेंडर की खिचखिच, न गैस खत्म होने का डर। खासकर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में लोगों के रसोई घरों में पीएनजी का कनेक्शन वरदान साबित हुआ है। सरकार भी पाइपलाइन नेचुरल गैस को घर घर तक पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि पीएनजी का अस्थमा से कोई कनेक्शन हो सकता है? दरअसल मामला कुछ ऐसा ही है। एक अमेरिकी स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वहाँ करीब 6.5 लाख बच्चों में दमे की बीमारी की वजह रसोई में इस्तेमाल होने वाला नेचुरल गैस हो सकती है। यानी रसोई में सबसे किफायती, सुरक्षित और पोल्यूशन फ्री माने जाने वाला नेचुरल गैस स्टोव हमारे बच्चों की सेहत को बीमार भी कर सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में बच्चों के अस्थमा के करीब 13% मामलों में नेचुरल गैस बड़ी वजह हो सकती है। शायद ये बच्चे अस्थमा की चपेट में नहीं आते अगर इनके घरों में इलेक्ट्रिक या इंडक्शन स्टोव होता। इस स्टडी के आने के बाद पीएनजी के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस स्टडी पर सवाल भी उठ रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जितने घरों के गैस चूल्हों की जांच की, उनमें से अधिकांश में गैस लीकेज की समस्या थी। चूल्हा बंद होने के बाद भी गैस लीक हो रही थी। चूल्हे से इतनी मीथेन गैस निकल रही थी कि उसमें 76% मामलों में लीकेज वजह पाई गई। वहीं स्टैनफोर्ड ने अपनी स्टडी में पाया कि अगर रसोई घर छोटा है तो गैस चूल्हा जलाने के बाद कुछ मिनटों में ही रसोई में जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। जानकारों के मुताबिक गैस स्टोव पर खाना बनाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के अलावा फेफड़ों को प्रभावित करने वाला PM 2.5 भी निकलता है। यही वजह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बच्चों में दमे की बीमारी हो रही है। गैस चूल्हा इस्तेमाल करने वाले घरों के बच्चों में दमे का खतरा 42% अधिक होता है। इस स्टडी के आने के बाद भारत में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएनजी के सेहत संबंधी खतरे से बचने के लिए एक तो रसोई घर बड़ा होना चाहिए, वहीं खाना बनाते वक्त रसोई घर की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। चूल्हे में लीकेज ना हो, इसे लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। वहीं जब गैस का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो गैस के नॉब को बंद कर देना चाहिए ताकि लीकेज की किसी आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अगर ये उपाय अपनाते हैं तो हम नेचुरल गैस से होने वाले अस्थमा के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जहां तक रही बात बिजली आधारित स्टोव की, तो ये तो महंगा पड़ेगा और बिजली नहीं रहने पर खाना बनाने में दिक्कत होगी सो अलग। ऐसे में फिलहाल तो पीएनजी का कोई ठोस विकल्प दिखाई नहीं देता। रसोई घरों में वेंटिलेशन ही बचाव का एक बड़ा रास्ता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर भारतीय राज्यों को कोहरे से कुछ राहत मिली है, लेकिन अब भी सर्दी का सितम बरकरार है। अब यह सर्दी और ज्यादा सताने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ठंड अगले 2 दिन तक और ज्यादा कहर बरपाएगी। यहां पारा और भी ज्यादा लुढ़क जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी शीतलहर के रडार में हैं। यहां भी शीतलहर की वजह से तापमान में भारी गिरावट आने का अलर्ट है। वहीं पंजाब में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है, जिससे वहां भी सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जाहिर की है। बर्फ से जमे पहाड़, ठिठुर रहे मैदान। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक। कांपेगी, ठिठुरेगी, जम जाएगी दिल्ली। 3 दिन ठिठुरन का सितम। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी ने कहर बरपा रखा है। भले ही इस बर्फबारी ने सैलानियों को लुत्फ उठाने का मौका दे दिया हो, लेकिन आम जिंदगी बेहाल है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से अगले 2 दिन तक दिल्ली भीषण ठंड से कांप उठेगी। दिल्ली एनसीआर का पारा पहले के मुकाबले और लुढ़क जाएगा। 18 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी। हालांकि 19 जनवरी के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हवाओं का रुख बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होते ही ठंड का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मौसम विभाग की माने तो 19 जनवरी के बाद मौसम करवट लेगा और उत्तर भारत के कई राज्यों को बारिश से भिगो देगा। बारिश के साथ साथ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में ओले गिरने के भी आसार हैं। तो WD फिर बैक टू बैक आ रहा है, जो मतलब एक 19 से 21 आएगा और उसके बाद एक आएगा। तो सेकेंड वाला हम लोग अभी डिस्कशन में लाया नहीं, बट कुछ ना कुछ उसका पीरियड में है। व्हाट आई मीन टू टेल कि ठंड अभी इंप्रूवमेंट के ओर जाएगा आफ्टर अराउंड 18। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों का ठंड ने बुरा हाल कर रखा है। सबसे बुरा हाल राजस्थान का है, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश के 28 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। माउंट आबू में तो ठंड ने पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ का तापमान -6 डिग्री तक पहुँच गया है। कड़कड़ाती ठंड का असर सबसे ज्यादा छात्रों को झेलना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज से स्कूल खुल रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशन था। हालांकि हरियाणा में विंटर वेकेशन को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #Zindia360 कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। नमस्कार।